हेलो डियर स्टूडेंट्स, 4 अगस्त को मैंने सीए इंटर की लॉ रिवीजन स्ट्रैटेजी डाली थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं सीए में इंटर लॉ एंड एथिक्स के लिए भी एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना दूं। तो आज की क्लास में 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मच अवेटेड अनाउंसमेंट था वो आ चुका। 4 अगस्त की रात को ही सीएमए इंस्टीट्यूट ने बता दिया था कि सितंबर वाले एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अब सारे सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं इंटर और फाइनल के, उनका एग्जाम दिसंबर 20 में होगा। आज 6 अगस्त है, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास कुछ 3.5 महीने का टाइम है रिवाइज करने के लिए। मैं आज की क्लास में सिर्फ रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अमेंडमेंट्स भी बता रहा हूँ। सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स पेपर 6 के लिए 1 पेज के अमेंडमेंट्स डाले हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। जैसा कि तुमको बोर्ड पे टाइटल दिख रहा होगा, सीएमए इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स अमेंडमेंट्स एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। टोटल 4 पेजेस है, आप देख लो, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। 3 पेज तो रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा। और लास्ट 1 पेज जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ है, सप्लीमेंट्री ऑन पेपर 6 फॉर जून 20। ये अभी इन्होंने डाला है, अब ये दिसंबर 20 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 पेज का अमेंडमेंट है, तो मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, आफ्टर डिस्कशन जब मैं इसमें मार्क वार्क करता हूं जो भी होता है, तो आफ्टर डिस्कशन में क्या करूंगा कि ये जो 4 पेजेस के क्या बोलते हैं नोट्स है ना, ये मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ही पुट कर दूंगा। ओके, तो तुम्हारे पास हमेशा वो रेफरेंस के लिए रहेगा कि कैसे रिवीजन करना चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर नंबर 6, ठीक है। सीएमए में फाउंडेशन से लेके फाइनल तक पेपर 1, 2, 3, 4 करके काउंट होता है, इसीलिए पेपर 6 है। वरना अगर सिर्फ इंटरमीडिएट के सिलेबस को देखो तो ये सेकंड पेपर है, ठीक है। इसका नाम होता है लॉ एंड एथिक्स। एथिक्स इसमें सिर्फ 10 मार्क्स का है, फिर भी सब्जेक्ट का नाम इन्होंने रखा है लॉ एंड एथिक्स। ये सब्जेक्ट सीएमए इंस्टीट्यूट ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। गौर से देखो, आज की रिवीजन स्ट्रैटेजी में मैं ये सब कवर करने जा रहा हूं। देख लो, मैं वेटेज डिस्कस करूंगा, टाइम कितना लगना चाहिए पढ़ने के लिए, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट को ये चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज करें, कौन सा बाद में रिवाइज करें। 3 मंथ्स की तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्वेश्चन आंसर्स कुछ एक्स्ट्रा चाहिए सीएमए के, उनका कैसा होगा, सब बताऊंगा। और अमेंडमेंट तो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, जो 1 पेज का इंडस्ट्रियल लॉज में अमेंडमेंट आया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना प्लीज। ये तुम्हारा सिलेबस है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ABCD। सेक्शन ए इज कॉमर्शियल लॉस, ये टोटल 30% वेटेज कैरी करता है एग्जाम में। एंड देयर आर 5 चैप्टर्स। इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, LLP। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, ये 3 चैप्टर्स तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोगों की बहुत ज़्यादा है, मतलब 9 यूनिट्स होते हैं, उसमें से जो फाउंडेशन वाला पोर्शन है वो भी है और नया पोर्शन भी है, सब कुछ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुल मिलाकर 14 क्लासेस है। 8 क्लासेस जो फाउंडेशन वाली है और 6 क्लासेस जो इंटर वाली है, तो टोटल 14 क्लासेस है। वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट एक क्लास का एकदम रिविजन मोड में बहुत अच्छा है, वो तुम कर सकते हो। नेगोशिएबल हम लोग कर चुके सीए के साथ, और LLP मैंने सीएमए इंटर की जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो सारे 1 साल तक के, मतलब जून 20 प्लस दिसंबर 20 के जितने भी स्टूडेंट्स थे मेरे, सबको मैंने सीएमए इंटर का एक्स्ट्रा क्लासेस मोबाइल ऐप पे भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को 2 बुक मिलती है मेरी तरफ से। एक तो मिलती है सीए इंटर लॉ वॉल्यूम 1 एक बुक, और दूसरी बुक होती है सीएमए इंटर की लॉ एंड एथिक्स वाली। तो सारा ये सब कवर्ड है, इनका रिवीजन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो 30% वेटेज जाता है इन 5 चैप्टर्स को। फिर आता है इंडस्ट्रियल लॉस। इंडस्ट्रियल लॉस में कुल 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये रहे तुम्हारे सामने, नाम है फैक्ट्रीज, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, बोनस, मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेंशन फंड। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा गलत फहमी स्टूडेंट्स लोग में फैली हुई है, और इसको मैं बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूं, बावजूद उसके कोई ना कोई उनको आके मिसगाइड कर ही देता है। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 जो है ना, ये नहीं है सिलेबस में आपके, ठीक है।
ये नहीं है अभी सिलेबस में एग्जाम में दिसंबर 20 के लिए, ये अभी तक इंडिया पे अप्लाई नहीं हुआ है। एग्जाम तो छोड़ दो, अब जो कानून इंडिया पे अप्लाई नहीं हुआ तुम्हारे एग्जाम में कहां से आएगा? आप सीएमए इंस्टीट्यूट का साइट जाके चेक कर लो, कोड ऑन वेजेस एक्ट कहीं नहीं है सिलेबस में आपके, क्लियर रखो। तो आपको मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस एक्ट पढ़ना है, ये एकदम क्लियर रखो, ये नहीं है सिलेबस में फॉर दिसंबर 20। अब जून 20 में क्या होगा, सीएमए इंस्टीट्यूट उसको लाएगी सिलेबस में, नोटिफाई होगा, वो बात की बात है। दिसंबर 20 के लिए नहीं है ये सिलेबस में, मैं क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर्स इंडस्ट्रियल लॉ वाले, इसमें से कुछ यूट्यूब पे डाले हुए हैं और बाकी सबका जैसे कि मैंने बोला ना, पूरा मैंने सीएमए इंटर के एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मोबाइल ऐप में प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बेसिक कंपनी लॉ सेक्शन नंबर 1 से लेके 122 मीटिंग्स तक, और इसके अलावा डायरेक्टर्स चैप्टर भी, ठीक है। तो डायरेक्टर्स का भी मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब में डाल रखा है, डायरेक्टर्स की 2 क्लासेस जो डिटेल में। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, 2 पोर्शंस बोल सकता हूं इनको, चैप्टर्स तो नहीं, क्योंकि कंपनी लॉ आपस में अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। फिर बिजनेस एथिक्स इज जस्ट 1 चैप्टर ऑफ 10 मार्क्स। बिजनेस एथिक्स ये भी बहुत डिटेल में स्टडी किया था मैंने, तुम लोग को एक एक तरह के एथिक्स बताए थे। मेटा एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच बताया था, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, सब कुछ डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया सर हम लोग का वेटेज, कि हमारे 100 मार्क के सिलेबस का वेटेज कैसा है। सेक्शन ए बी सी डी 30, 25, 35 एंड 10 इस तरह से ब्रेकअप है, ठीक है। तो वेटेज तो आपको समझ में आ गया कि क्या एग्जाम के लिए। अब सर पढ़ने में टाइम कितना लगना चाहिए रिवीजन में, तो एक बात मेरी सुनो, ये देखो इधर, ये मैंने सब बना रखा है, सब मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, मेरी बात को सुनते आना। सबसे बड़ी बात, रिवीजन का जो तरीका एक सीएमए स्टूडेंट का है, इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ सीए स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज सीए के एग्जाम्स में एक एक दिन का गैप होता है और सीएमए के एग्जाम में गैप नहीं होते, आपके लगातार एग्जाम होते हैं। अगर इस बार एक गोल्डन मौका है, अगर इंस्टीट्यूट मतलब आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स अगर उनको सही लगे, उचित लगे, तो शायद वो तुम्हारे एग्जाम में एक एक दिन का गैप दे दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको भी स्प्रेड करके एग्जाम देना पड़ेगा कोरोना की प्रॉब्लम से, पर कुछ गारंटी नहीं है। तो अगर बाई चांस तुम्हारा एग्जाम डेली करके हुआ, तब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचता है रिवीजन करने के लिए डेली एग्जाम की वजह से। तो योर रिवीजन हैज टू बी फास्ट, ओके। जैसे सीए इंटर का परसों जब मैंने रिवीजन वीडियो डाला था स्ट्रैटेजी, तो मैंने टोटल उनको 90 आवर्स बोले थे रिवीजन के लिए, चैप्टर वाइज करके टोटल करके। तुम लोग 90 ना करो, तुम लोग कम करो, 72 आवर्स, इट विल बी बेटर फॉर यू। तुमको रिवीजन की फास्ट हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने चैप्टर वाइज लिखा है, एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। जरा देखो एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कॉन्स्टेंटली सवाल पूछते हैं कि सर सीएमए का भी बताओ, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगता है। आपको लगता होगा कि बस मैं खड़े होकर एक यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये एक एक चीज बनाने में इसके लिए मुझे बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, तुम देख सकते हो, तुमको मेहनत दिख रही होगी। तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं, ओके ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 14 क्लासेस है, 14 क्लासेस। तो तुम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा रिवीजन में, तुमको लगेगा 10 घंटा कम से कम, ठीक है, 10 घंटा। सीए इंटर का स्टूडेंट 6 घंटा करता है, बिकॉज भाई उसको सिर्फ थोड़ा सा करना होता है। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है, उनके इतना सा है, तुम्हारे इतना है, तो यू हैव टू पुट मोर टाइम। कमर्शियल लॉस में सबसे ज्यादा एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, तो 10 घंटे लगाओ, पूरा रिवाइज करो, ठीक है। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसकी एक फुल क्लास डाली हुई है, ठीक है। मेरी क्लास रफली 4 आवर्स की होगी, तुम देखोगे, और रिवीजन में भी मैंने 3 घंटा ही लिखा है, बिकॉज टाइम लगता है, ओके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अभी रिवाइज करोगे तो 3 घंटा मान के चलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें सीए वालों के लिए मैंने 8 आवर्स बोला था, पर तुम लोगों के लिए 6 आवर्स, बिकॉज तुम्हारे लिए इसका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। टॉपिक्स कम नहीं होते, पर एग्जाम में वेटेज कम है, तो तुम फास्ट रिवाइज करना नेगोशिएबल। तुमको अगर लगता है कि सर फास्ट नहीं हो रहा, तो मैं एक छोटा तरीका बताता हूं। इसमें क्या करना, क्वेश्चन एंड आंसर वाला पोर्शन है ना, वो छोड़ देना। नेगोशिएबल अगर तुमको 6 घंटे में रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है कि सर इतना रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो भाई आप क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन छोड़ के फिर रिवाइज करना, हो जाएगा। बिकॉज तुम लोगों के नेगोशिएबल इज अ पार्ट ऑफ ओनली 30 मार्क्स का बंच। ये देखो ना, ये कितने मार्क का बंच है, सेक्शन है 30 मार्क्स, तो तुम इसमें मतलब पूरा घुस नहीं सकते, ठीक है।
तो तुम 6 घंटे में करो, क्वेश्चन आंसर छोड़ देना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर का मैं तुमको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा अभी, वेट सुनते जाना। पार्टनरशिप एक्ट एकदम इजी एक्ट है, 3 आवर्स इज इनफ। एलएलपी एक्ट छोटा होता है पर अच्छा एक्ट है, 3 आवर्स। तो ये जो तुम्हारा पूरा पोर्शन है, सेक्शन है कमर्शियल लॉ 30%, इट विल टेक अ टोटल ऑफ 25 आवर्स फॉर रिविजन। ओके, प्रायोरिटी वगैरह मैं बताऊंगा अभी, अभी तो मैं खाली टाइम डिस्कशन कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल लॉज 25% है, ये सारे एक्ट्स हैं, फिर से याद दिला रहा हूं, कोड ऑन वेजेस एक्ट नहीं है। अब यार ये 25 मार्क का है, और इनमें जब पढ़ने जाओगे ना तो यू विल फाइंड बहुत सारी चीजें और डेफिनेशंस कॉमन है, तो इनको रिवाइज करते वक्त प्लीज मेंटेन स्पीड, एकदम फास्ट रिवाइज करना, स्पीड धड़ाधड़, इसमें सोते हुए मत रिवाइज करना, ठीक है। अगर दिक्कत होती बैठ के खड़े होकर रिवाइज करना, पर इसमें फास्ट जाना। इसमें कोई भी चैप्टर 2 घंटे से ऊपर नहीं लगाना, एवरेज में 2 घंटे में कर लेना। तो टोटल टाइम 15 आवर्स। देन कम्स कंपनी लॉ। नाउ दिस इज द बिग थिंग, लेट्स टॉक कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में जो पहला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला सेक्शन 1 to 122, इसको मैं बहुत डिटेल में कराता हूं, और ये सीए इंटर के साथ तुम्हारी क्लास होती है। अब उन लोगों के लिए मैंने इसका रिवीजन टाइम रफली 50 आवर्स रखा है, पर तुमको 50 आवर्स नहीं लगाना है, यू हैव टू डू इट इन हाफ, बिकॉज तुम्हारे में वेटेज में साथ में डायरेक्टर्स भी है, तो तुम लोग इसको सिर्फ 25 आवर्स में रिवाइज करोगे। टेक्निक आई विल टेल यू, मैं जब पढ़ाता हूं कंपनी लॉ तो मेरा बहुत सारा टाइम जाता है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में, तो तुम इसके क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हो। अगर रिवीजन टाइम की बात कर रहा हूं तो ऐसे जब नॉर्मल पढ़ते हैं तब तो पढ़ लो, पर रिवीजन के वक्त यू प्लीज लीव द क्वेश्चन आंसर पार्ट, तब देखना आराम से 25 घंटे में हो जाएगा। और तुम लोग के वो 3 चैप्टर तो है नहीं, डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से, बहुत कम में मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। रिवीजन टाइम 5 आवर्स, मेरी क्लास ही अराउंड 6 घंटे की होगी, तो रिवीजन 5 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो टोटल इसका रिवीजन टाइम अपना आ रहा है 30 आवर्स। एंड लास्ट बट वन ऑफ द बेस्ट पोर्शंस, एथिक्स, जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम भी है लॉ एंड एथिक्स। 10 मार्क का एथिक्स आता है, बहुत निचोड़ के पढ़ाया था मैंने अच्छे से, ठीक है। इसको प्लीज 2 घंटे तक रिवाइज करना। तुम बोलोगे सर आपकी क्लास ही 3 घंटे की 4 घंटे की थी, भाई 4 घंटे की क्लास थी तो भी तुम्हारे को 2 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो याद करने पड़ेंगे एथिक्स में, तब जाके तुम अच्छा आंसर लिख पाओगे। 10 मार्क का आता है एक चैप्टर, तो इसमें तो जान लगाओ, इसमें तो 2 आवर लगाओ। तो टोटल इफ यू ऐड अप यू विल फाइंड कि ये 72 आवर्स के आसपास आता है अपना रिविजन टाइम। ओके, तो ये चैप्टर वाइज मैंने बताया, इसको प्लीज फॉलो करना। तो ये तो था एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिविजन। सो आज आई वाज टेलिंग यू कि मैं 5 चीजें डिस्कस करूंगा। वेटेज कर दिया आपके साथ, ये रहा वेटेज ऊपर। एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिविजन अभी डिस्कस किया। अब सबसे जरूरी चीज सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। एक स्टूडेंट जब रिवीजन स्ट्रेटजी की क्लास देखता है तो वो सबसे ज्यादा यही एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये बताया जाए कि पहले कौन सा चैप्टर, बाद में कौन सा चैप्टर। तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रहा, मैं यहीं पे लिख दूंगा, आप देखो 3rd कॉलम लर्निंग सीक्वेंस ब्लैंक छोड़ा है ना, वो इसी के लिए छोड़ा था, तो अब यही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ टोटल आपके ना 15 चैप्टर्स हैं, ओके 15। डायरेक्टर्स और कंपनी लॉ को 2 बनाया तो वैसे 16 हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे 15 चैप्टर्स होते हैं। तो रिविजन स्ट्रैटेजी सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए, हम कौन से सबसे पहले स्टार्ट करें। देखो स्टार्टिंग अगर स्मूथ होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू। स्टार्टिंग हैज टू बी स्मूथ। स्टार्टिंग अच्छा इतना भी स्मूथ नहीं कि उसको एक ही चैप्टर में खो जाए और बाहर ही नहीं निकल पाए, तो बैलेंस करके भी थोड़ा सा अपने को चलना चाहिए। मेरा तुमसे कहना है कि सबसे पहले फर्स्ट ये रिवाइज करना कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन आंसर छोड़ देना इसमें। कंपनीज एक्ट में तुम मेरे पढ़ाए हुए नोट्स खाली पढ़ लोगे ना, कॉपी नोट्स और बुक मिला के, फटाफट 25 घंटे में जबरदस्त हो जाएगा एकदम। और बोल रहा हूं इसका वेटेज बहुत तगड़ा है। तुम देखो 35 मार्क का है, 35%, ठीक है। इन दोनों में जो डिवीजन होगा ना वो रफली ऐसा होगा, ये 25 से 30 और ये 5 से 10। डायरेक्टर्स 5 से 10 मार्क तक का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं। मेन वही आएगा 25 से 30 मार्क कंपनी लॉ, विच इज वेरी गुड।
तो इसको तुम पूरा मेरे पढ़ाए हुए कंपनी लॉ से करना, तुम्हारा एकदम रिदम बहुत जोरदार आएगा। अब तुम बोलोगे कि सर कंपनी लॉ जो आप सेक्शन 1 to 122 बोल रहे हो वो तो खुद ही बहुत बड़ा है, उसका भी रिवीजन पैटर्न बता दो, उसमें कौन सा पहले पढ़े कौन सा बाद में। तो आई टेल यू, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन वाला पोर्शन करना। इनकॉर्पोरेशन, ओपीसी, सेक्शन 8, मोआ, ओआ मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कन्वर्जन, ये सबसे पहले करना, फिर शेयर कैपिटल करना और फिर मीटिंग्स करना। ये करना, ये 3 जैसे ही करोगे ना हेवी अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद तुम छोटा मोटा करते रहना जो भी बचा हुआ है रिमेनिंग, क्योंकि तुम ऊपर वाला से 3 कर लोगे तुमको ऑलमोस्ट पूरा 80% कंपनी लॉ पे कमांड आ जाएगा। ओके, फिर बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में करना कर सकते हो। ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। अब फर्स्ट तो सर कंपनीज एक्ट कर लेंगे, अभी सेकंड अपने क्या करें। सेकंड आप ये करोगे, एथिक्स 10 मार्क का है और बहुत अच्छे से, मतलब इससे पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। देन डू दिस वन। ओके, फिर एथिक्स करने के बाद ना डायरेक्टर्स बात के लिए रखो थोड़ा। ओके, सारा एक ही बार में नहीं, थोड़ा बात के लिए। अभी तुम ऊपर मूव करोगे, इंडस्ट्रियल लॉ तो अभी नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ तो जब करेंगे एक ही साथ में करेंगे। अब तुम जाओगे सीधा इसमें, द बिग पोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इजी भी है, रिदम में भी आएगा और लंबा है। देखो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फर्स्ट में भी रख सकते थे पर मैंने नहीं रखा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है और उसको करते करते तुम इतना डूब जाओगे ना कि फिर आगे निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पे रखा हूं। तुम 2 बड़े बड़े पोर्शन रिवाइज कर चुके हो, तब तुम्हारा रिदम बन चुका है। ओके, अब तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक स्पीड भी आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तुरंत बाद ही डोंट वेट, यू डू दिस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये भी कर लेना संग संगी, क्योंकि इनका फ्लेवर एकदम मैचिंग टाइप का फ्लेवर है, एकदम मैचिंग टाइप का फ्लेवर है। अब तुम यहां तक जब कर चुके होगे ना तो तुम एक बार अब पॉज करना, अब इस पोर्शन को छोड़ना। ठीक है, ये नहीं करो कि पूरा एक पोर्शन फिर से, देखो बड़े पोर्शन में क्या होता है ना कि बार बार आते रहना चाहिए, उससे टच बना रहता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा इसको एक बार में निचोड़ दो, नहीं। अब तुम स्विच मारो, अब तुम फिर नीचे जाओ डायरेक्टर्स की तरफ, क्योंकि तुमने 3 बड़े चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप कर लिया, अब डायरेक्टर्स में आओ। ठीक है, तो दिस विल बी योर 6th डायरेक्टर्स। अब तुम्हारा नीचे का 2 पोर्शन खत्म है एंड यू हैव टू फोकस टोटली ऑन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। नाउ विल टॉक अबाउट, उसमें नहीं जाएंगे अभी, एलएलपी वगैरह वो सब नहीं, वो बाद में हो जाएगा। एलएलपी इजी है भाई, एलएलपी बहुत इजी है। पार्टनरशिप कर लिया ना तो एलएलपी मतलब बाएं का खेल लगेगा, आराम से कर लोगे बाद में, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम पहले इंडस्ट्रियल लॉ को अटैक करो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लॉ में सर सबसे पहले कौन सा उठाएं? ये देख रहे हो, बोनस, मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये 3 एकदम करना 7th, 8th, 9th सीक्वेंस में। देन सर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई और लास्ट में जाके पेंशन फंड एक्ट। ये सीक्वेंस रहेगा अपना पढ़ने का। पेंशन फंड एक्ट का तो पहला पोर्शन शायद यूट्यूब में डाला हुआ भी है, वैसे तुम लोगों को तो प्रोवाइड किया ही पूरा क्लासेस, तुम अपना देख सकते हो आराम से। दिस विल बी द सीक्वेंस। अच्छा, अमेंडमेंट कहाँ पे ज़्यादा आया है? अमेंडमेंट इसमें ज़्यादा आया है ईएसआई एक्ट में। ईएसआई एक्ट का जो अमेंडमेंट है ना, अभी मैं जस्ट कराने वाला ही हूँ, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा। ग्रेचुइटी में भी एक ज़रा सा अमेंडमेंट है, वो तो पुराना ही अमेंडमेंट है, कोई नया अमेंडमेंट भी नहीं उसमें। कोड ऑन वेजेस फिर से बोल रहा हूँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो अब ये हो गया। अब ये कर लेने के बाद आप ऊपर मूव करो, नेगो एंड देन लास्ट एलएलपी। ये सीक्वेंस है। एलएलपी में जब जाते हो ना तो फायदा क्या होता है, एलएलपी के साथ साथ कंपनी लॉ का भी थोड़ा याद ताजा हो जाता है, बिकॉज एलएलपी के जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कंपनी लॉ से बहुत मैच करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लर्निंग सीक्वेंस। ये मेरे हिसाब से तुमको चेंज करना है, तुम्हारा अपना चेंज कर सकते हो, बिकॉज मैं बता रहा हूँ हर स्टूडेंट का दिमाग, मूड बहुत कुछ होता है, वो वेरी करता है, तो यू कैन चेंज। मुझे जो बेस्ट लगता है वो मैंने बताया।
तो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स हो गया। अब 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने सीए के लिए बोला था और सीएमए के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूं, सेम ही है वही। 2 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट अप्रोच है कि सर हम एक ही बार में एक सब्जेक्ट उठाएंगे और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे नहीं। अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी है तब तो 72 आवर्स का टोटल रिवीजन है। अगर डेली 9 घंटे भी करते हो तो 8 दिन में खत्म। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये सबको कंफर्टेबल नहीं लगती, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट में घुसे रहना वो दिमाग रिवोल्ट करता है। तो दूसरा अप्रोच है जब डेली आप बहुत सारे सब्जेक्ट कर रहे हो, तब उस केस में अगर आप एक दिन में 3 घंटे का एक सिटिंग करते हो लॉ का, ठीक है, मतलब दिन में सपोज 4 स्लॉट है 3-3 घंटे के, 12 घंटे, तो एक स्लॉट डेली पढ़ते हो लॉ, तब फिर 72 आवर्स में 24 दिन लगेंगे, 24 दिन में पूरा खत्म। मैंने इसको डबल स्टार किया बिकॉज यही ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट अप्रोच लगता है। कारण क्या होता है कि रिस्क लगता है मन में और दिमाग लगता भी नहीं एक ही सब्जेक्ट में लगातार 8-9 दिन के लिए। तो सेकेंड अप्रोच इज मोर वायबल। सेक्शन नंबर याद करने हैं क्या, जो मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट बोले मार्क कराए, वो सेक्शन नंबर याद करने हैं। लैंग्वेज का बड़ा पूछते हैं स्टूडेंट लोग, तो अपना लैंग्वेज यूज करो। कीवर्ड्स जो होते हैं वो याद कर लो, पर बाकी यू कैन फ्रेम द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब सबसे जोरदार क्वेश्चन एंड आंसर। सर 2-3 जगह पे ऐसा हुआ था कि आपने क्वेश्चन एंड आंसर बोला, कि अभी मैंने बोला ना रिवीजन में कि रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन आंसर छोड़ दो कंपनी लॉ में, नेगो में, तो क्वेश्चन आंसर्स का हम सर क्या करें। बहुत सुंदर है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने, आईसीएआई ने अलग से एक वर्कबुक बना रखा है। ये वर्कबुक अभी मुझे इंस्टीट्यूट के साइट पे दिख नहीं रहा, उन्होंने शायद पता नहीं हटा दिया या मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये वर्कबुक मेरे पास है, ये मैंने अपलोड कर रखा है। देखो लिंक दिख रहा है आपको, ये मेरे वेबसाइट पे डाला हुआ लिंक है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। इट इज 80 पेजेस। ये इसमें मेरा नाम मैंने कहीं नहीं लिखा, ये इंस्टीट्यूट का है, ये मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा, ये खुद आईसीएआई ने बना के डाला है वर्कबुक। 80 पेज का, सॉल्व है, फुल्ली सॉल्व, और खुद इंस्टीट्यूट ने बनाया। तो ये पढ़ सकते हो, जोरदार है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न भी हो जाएगा और लगे हाथ एक रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, लिंक ये रहा। सो दिस इज द 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब लास्ट चीज पे आएंगे, अमेंडमेंट्स। जनरल मीटिंग्स में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मैं यूट्यूब में डाल चुका हूं। इंडस्ट्रियल लॉ में जो अमेंडमेंट है वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। और भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं शेयर कैपिटल चैप्टर में वगैरह, वो सब टाइम टू टाइम आता जाएगा। ठीक है, सो अभी देख लो आज क्या क्या डिस्कशन हुआ। वेटेज, टाइम फॉर रिवीजन पर चैप्टर, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब लास्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं अमेंडमेंट्स। ये देख लो, ये खुद इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ ही है। 2 अमेंडमेंट्स इन्होंने बोले हैं, एक है ग्रेचुइटी एक्ट में और दूसरा है ईएसआई इंश्योरेंस एक्ट में। ठीक है, ग्रेचुइटी एक्ट का जो अमेंडमेंट है बहुत पुराना है, काफी टाइम हो गए हैं। ग्रेचुइटी की जो मैक्सिमम लिमिट होती थी वो 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो चुकी है, तो इट्स एन ओल्ड अमेंडमेंट, ये सबको पता है। असली अमेंडमेंट कहाँ है, ईएसआई एक्ट में। ये आप देख रहे हो नाम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट में ये 4 पॉइंट्स डाले हुए हैं। पढ़ने का ऑर्डर रहेगा 4, 3, 2, 1। आप सबसे पहले नीचे वाला पढ़ो। ईएसआई में इन्होंने कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर दिया है। पहले एम्प्लॉयर शेयर था 4.75%, उसको 1.5% कम कर दिया है। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 3.25%। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को भी थोड़ा सा कम किया गया 0.75% से, तो वो भी अब स्टैंड कहां करता है, 0.75। तो टोटल एम्प्लॉयर का 1.5% कम हुआ है, एम्प्लॉय का 0.75। तो ऐसे करके नहीं, थोड़ा सा शायद मैथ्स गड़बड़ हो गया। 4.75, हाँ ठीक ही तो है। 0.75, 1.5, 0%, ओ -1%, हाँ, तो टोटल में 2.5% कम। अब मैथ्स ठीक है भाई, ध्यान से देख लो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले कितना था, 4.75, उसको कम कर दिया, नाउ इट इज 3.25।
एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 1.75, उसको कम कर दिया 0.75, तो टोटल इन्होंने 2.5% कम किया है, तो 6.5 से गिर के हो गया 4%। अब ये चीज एमसीक्यू में भी आ सकती है और एक 2-3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकती है, तो दैट्स अ बिग चेंज। सेकेंड अमेंडमेंट, एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 176 रुपीज और लेस है पर डे, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बहुत कम है 176 रुपीज और लेस पर डे। एक्चुअली ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है, बिकॉज मिनिमम वेजेस एक्ट में मोस्टली सारे स्टेट्स ने बोल दिया है कि हमारे लेबर का पर डे का वेज 300 रुपया रहेगा ही, पर फिर भी ये एक सिनेरियो तो हमको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी पर डे 176 रुपीज और लेस है, तो वहां पे वो एम्प्लॉय कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर विल कॉन्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट, एम्प्लॉय वहां कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट एम्प्लॉय मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट के अंदर ही आपको जमा करना है। मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 42 डेज एक्स्ट्रा, 42 डेज के बाद आप जमा नहीं कर सकते। एम्प्लॉय को अपना बायोमेट्रिक ESI परमानेंट कार्ड नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस से कलेक्ट करना है। एम्प्लॉय मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, द ऑनलाइन सिस्टम शैल अलाउ मैक्सिमम 10 डेज टू रजिस्टर द न्यू एम्प्लॉय, तो कोई भी नया एम्प्लॉय उसको 10 दिन के अंदर ही अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये सब तो एम्प्लॉयर करवाते हैं, इसमें एम्प्लॉय को पर्सनली कुछ मेहनत नहीं होती, एम्प्लॉयर ही अरेंज करवाता है ये सब सारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो सबसे जबरदस्त अमेंडमेंट है वो है रेट ऑफ रिडक्शन। और एक छोटा चेंज, पहले ESI एक्ट के अंदर वो एम्प्लॉइज कवर थे जिनकी सैलरी 15,000 रुपए पर महीने से कम है, अब ये लिमिट बढ़ गई है, अब ये 21,000 हो गई है, बिग चेंज। अब हर वो एम्प्लॉय जो 21,000 रुपए पर महीने से कम कमाता है वो ESI एक्ट में कवर हो जाएगा, तो 15,000 की लिमिट गई और उसके बदले 21,000 की लिमिट आ चुकी है। तो दैट इज द अमेंडमेंट इन इंडस्ट्रियल लॉ, ग्रेच्युटी और ESI एक्ट में जो अभी डिस्कस किया तुम लोग के साथ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने भी टोटल ये सब कुछ डिस्कस किया, रिवीजन, अमेंडमेंट, सब कुछ। सबको पता था कि एग्जाम तो देखो कैंसिल होने ही वाला है सितंबर का, CS इंस्टीट्यूट ने कर दिया है तो CMA भी करेगा, और वैसे भी रिस्क बहुत है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पता नहीं नवंबर का एग्जाम, दिसंबर का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पर सबको पता था। खैर, नाउ इट इज फॉर्मली सेटल्ड, अनाउंसमेंट आ चुका कि सितंबर एग्जाम इज गॉन, डिसंबर, सो यू हैव अ विंडो ऑफ 3 to 3.5 months फॉर रिविजन, और अब तुमको इसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए, इसको अच्छे तरह से रिवाइज करो। मैं अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजी अमेंडमेंट बता सकता था, आई हैव कम्युनिकेटेड टू यू, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।